Hello guys, now we will discuss a very important topic which is current mirror BJTs. देखिए करंट मिरर BJTs। अब बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि एक हमारे पास जो है ना वो समझ लें कि कंट्रोलिंग करंट करंट से एक स्टेज से हम करंट को कंट्रोल कर रहे होंगे, बाकी बहुत सारी उसकी पैरेलल में सेम करंट फ्लो हो रहा होगा। यानी यूँ समझ लें कि इसको इस तरह समझ लें कि आपके पास 10 डिवाइस लगे हुए हैं, उन 10 के 10 का कंट्रोल आप एक से कर रहे हैं और वो एक में जितना है उतना ही बाकी 10 के 10 में से गुजर रहा है। बात समझ रहे हैं? आई बात समझ? इसको कहते हैं करंट मिररिंग, करंट मिरर बीजेटीज। अच्छा, एन ऑफन यूज सर्किट अप्लाइंग द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज सो कॉल्ड द करंट मिरर, which serves as a simple current regulator supplying nearly constant current to load over a wide range of load resistances. We know that a transistor operating in its active mode, the collector current is equal to the base current, IC is equal to beta IB. We also know that the ratio between the collector current and the emitter current is called alpha, IC बटा IE alpha होता है ना, ठीक है। Because collector current is equal to the base current multiplied by beta and the emitter current is the sum of the base and collector currents, alpha should mathematically derived from beta. alpha क्या होता है? बीटा ओवर 1 प्लस बीटा, और बीटा क्या होता है? अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा, अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये देखें अल्फा इक्वल बीटा और 1 प्लस बीटा, ये उसमें ईडीसी में करवाया, आपको ड्राइव भी करवाया, बड़ा आसान है, हो जाता है। आई सी इक्वल टू वो आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी करेंगे ना, वो 2-4 स्टेप में प्रूव हो जाता है। अच्छा जी, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, दूसरे लेक्चर्स में मेरे है, आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर्स में भी है। अच्छा जी, वी हैव सीन दैट हाउ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बेस करंट थ्रू एन एक्टिव ट्रांजिस्टर रिजल्ट्स इन रेगुलेशन ऑफ द कलेक्टर। देखें आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, तो असल में कौन सा करंट है जिस पे आपने काम करना है? आई बी पे काम करना है। किस पे काम करना है? आई बी पे। और अगर आपका आई बी कैसे कंट्रोल हो रहा है? वी बी ई से, उसकी जो आप वोल्टेज दे रहे हो उस पर बेस पे अप्लाई कर रहे हो। अगर दो ट्रांजिस्टर हैं उनको सेम वोल्टेज देंगे तो आई सी भी सेम ही होगा। ये कॉन्सेप्ट है, सही है। तो regulation of the collector current according to the beta ratio, well the alpha ratio works similarly. If the emitter current is held constant, collector current will remain at a stable regulated value so long as a transistor has enough collector to emitter voltage drop to maintain in its active mode. Therefore, if we have a way of holding an emitter current constant through a transistor, the transistor will work to regulate the collector current at a constant value. यानी ट्रांजिस्टर में आप देखो ना, बेस है, बेस के साथ ही एमीटर लगा हुआ है, तो एमीटर के करंट को अगर हम रेगुलेट कर लें तो हम आईसी को भी रेगुलेट कर लेंगे, क्योंकि आईसी उस का रिलेशन है ना उसके साथ, आई के साथ। तो रिमेंबर दैट द बेस मीटर जंक्शन ऑफ अ बीजेटी इज नथिंग मोर देन अ पीएन जंक्शन लाइक अ डायोड, एंड द डायोड इक्वेशन स्पेसिफाइज हाउ मच करंट विल गो थ्रू अ पीएन जंक्शन। अच्छा जी, ये देखें उसमें ये इक्वेशन हमने एडीसी में पढ़ी हुई है, आई डी इक्वल टू आई सी ई की पावर क्यू वी डी ओवर एन के टी माइनस 1। आई डी इज द डायोड करंट इन एम्स, आई एस सैचुरेशन करंट, टाइलर कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज अप्लाइड, एंड नॉन लीनियरिटी 1 से 2 में होता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी इज द जंक्शन टेम्परेचर। ये वीडियोस वगैरह भी अवेलेबल हैं, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समथिंग करके ना है वीडियो, तो वो जाके रिवाइज कर लें, या आपके पास वो स्लाइड्स वगैरह पड़ी होंगी, उसको एक बार फ्रेश कर लें। अच्छा जी, तो इफ बोथ द जंक्शन वोल्टेज एंड टेम्परेचर आर हेल्ड कांस्टेंट, द पी जंक्शन करंट विल बी अ कांस्टेंट। देखिए अगर आपका जंक्शन वोल्टेज और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो क्या होगा? पी जंक्शन का करंट कांस्टेंट होगा, ठीक है। फॉलोइंग दिस रैशनल, इफ वी वर टू होल्ड द बेस emitter voltage of a transistor, then its its emitter current will be constant given a constant temperature। ठीक है, अब ये देखो ये सर्किट है ना आपका ट्रांजिस्टर का, तो ये देखें ये आपका वी बेस है, कांस्टेंट कर दिया। अगर ये आपने वोल्टेज कांस्टेंट कर दिए तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा आपका, सही है। तो अच्छा जी, कांस्टेंट वी बी ई गिव्स कांस्टेंट आई बी, कांस्टेंट आई ई एंड देन कांस्टेंट आई सी, ठीक है। दिस कांस्टेंट emitter करंट मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट रेशियो अल्फा गिव्स द कलेक्टर करंट। यानी आपके पास अगर आई ई कांस्टेंट आ गया, उसको अल्फा से ज़रब दे दो, अल्फा आई ई इज आई सी, तो उससे क्या निकलेगा? आई सी, ठीक है। The emitter current multiplied by constant alpha gives the constant collector current through the R load if enough battery voltage is available to keep the transistor in its active mode for any change in the load resistance resistor. To maintain a constant voltage across the transistor, base emitter junction use a forward bias diode to establish a constant voltage of 0.7 volt. तो यहाँ पे अगर आप एक डायोड लगा दें,
0.7 वोल्ट का फॉरवर्ड बायस, तो उससे भी तो वो कांस्टेंट हो जाएगा ना, ठीक है। तो कनेक्ट इन पैरेलल विद द बेस मीटर जंक्शन एज शोन इन फिगर, देखें स्टेप बाय स्टेप बता रहा है वो, ये देखें। अब इसमें क्या किया ट्रांजिस्टर के साथ, यहाँ पे उसने क्या किया कि एक डायोड लगा दिया यहाँ पे, ये यहाँ से जो 0.7 वोल्ट डेवलप होंगे ना इसमें, वो कांस्टेंट इधर दे दी है, और ये आर बाइस है इस VCC के थ्रू, ठीक है। तो डायोड जंक्शन 0.7 वोल्ट मेंटेन्स अ कांस्टेंट बेस वोल्टेज एंड कांस्टेंट बेस करंट, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड probably won't be 0.7 volts exactly. The exact amount of forward voltage dropped across it depends on the current through the diode and the diode's temperature, all in accordance with the diode equation. If the diode current is increased, say by reducing the resistance of R bias, its voltage drop will increase slightly, increasing the voltage drop across the transistor base emitter junction, which will increase the emitter current by the same proportion, assuming the diode's PN junction and transistor base emitter junction are well matched to each other. In other words, transistor emitter current will closely equal diode current at a given any given time. If you change the diode current by changing the resistance value R bias, यानी R bias को change करोगे तो डायोड का जो करंट है वो थोड़ा सा चेंज होगा, जब वो करंट चेंज होगा तो उससे क्या होगा, V बायस चेंज होगा, V बायस चेंज होगा तो उससे IE चेंज होगा, IE चेंज होगा तो उससे IC चेंज होगा, ठीक है। So if you change the diode current by changing the resistance value, then transistor's emitter current will follow suit, because the emitter current is described by the same equation as diode and both PN junctions experience the same voltage drop. Remember that the transistor collector current is almost equal to its emitter current. Alpha ratio of a typical transistor is almost unity. If we have control over the transistor's emitter current by setting the diode current with a simple resistor, then we likewise have the control over the transistor current. Basically हम collector current को अब कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, emitter current से कंट्रोल कर रहे हैं, मीटर के करंट से, क्योंकि उसको अल्फा से अगर हम ज़रब दें तो IC बन जाता है, ठीक है। तो कलेक्टर करंट मिमिक्स और मिरर्स दी डायोड करंट। अच्छा, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर लोड इज देयर फॉर अ फंक्शन ऑफ द करंट सेट बाय द बायस रेजिस्टर, the two being are nearly equal. This is the function of current mirrored circuit to regulate the current through the load resistor by conveniently adjusting the value of R bias. यानी आप इस सर्किट को ज़रा देखें, R बायस को चेंज करके हम उसको, ये R बायस कौन सी है, ये वाली है, यानी इस R बायस को चेंज करके हम ये IC कंट्रोल कर रहे हैं। R बायस से बेसिकली क्या हो रहा है, IE चेंज हो रहा है, उस IE से फिर IC चेंज हो रहा है, बात समझ रहे हैं आप। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा आगे चलते हैं। तो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर लोड इज देयरफॉर अ फंक्शन ऑफ द करंट सेट बाय द बायस रेजिस्टर, द टू बीइंग नियरली इक्वल. दिस इज द फंक्शन ऑफ करंट मिरर सर्किट टू रेगुलेट द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टर by conveniently adjusting the value of R bias. To better match the characteristics of the two PN junctions, the diode junction and the transistor basement junction transistor may be used in place of regular diode. अब देखें ज़रा, ट्रांजिस्टर लगा दें आप वहाँ पे, ये देखें, यानी डायोड की जगह अब आप क्या लगा दें, ट्रांजिस्टर लगा दें, क्योंकि इसमें भी तो डायोड है ना, ठीक है। तो अब ये ट्रांजिस्टर लगाया, यहाँ पे देखें आर लोड है और उसके साथ ये आपका जो है आ गया ट्रांजिस्टर, ठीक है। और ये आपका दूसरा जो सेट करने वाला बाइसिंग वाला ट्रांजिस्टर, ठीक है। इन दोनों की बेस जोड़ दी आपने, क्या कर दी, बेस जोड़ दी है, और इसकी बेस को इसके कलेक्टर से जोड़ दिया आपने, सही है। लेकिन जो वोल्टेज इधर हैं, ये वाले वोल्टेज देखें VBE, वही वोल्टेज इधर है, जो इधर है वही इधर है, सही है, ये पॉइंट है। तो करंट मिरर्ड सर्किट्स। अच्छा, एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है सिंकिंग का और सोर्सिंग का। देखें इसमें देखें ज़रा, सिंकिंग में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर ग्राउंड के साथ लगा हुआ है यहाँ पे, और ऊपर रेजिस्टर यानी लोड लगा हुआ है और उसके साथ बैटरी लगी हुई है। तो करंट क्या होता है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट आया, उसके बाद रेजिस्टेंस में से फ्लो होके फिर इसमें गया, डूब गया, क्या हो गया, यानी लोड रेजिस्टेंस से करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लोड रेजिस्टेंस टुवर्ड्स स्विच योर टुवर्ड्स ट्रांजिस्टर टुवर्ड्स योर डिवाइस। सोर्सिंग में क्या होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये बैटरी के साथ लग जाते हैं, जैसे ये देखें ये बैटरी के साथ लग गया और लोड नीचे लग गया। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट ऊपर से आया, अच्छा एक चीज और नोट कर लें, नीचे एनपीएन था, यहाँ पे यहाँ पीएनपी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से करंट आया, अब करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम योर स्विच टू द लोड। तो ये सोर्स कर रहा है करंट, यहाँ पे ये सोर्स लगा हुआ नजर आ रहा है, वैसे तो सोर्स बैटरी है, लेकिन ये यहाँ पे चूंकि यहाँ से गुजर के आ रहा है तो इसको हम कहते हैं सोर्सिंग डिवाइस, और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, सिंकिंग डिवाइस। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में।
जी, तो करंट मिरर्स में जो है वो हम करंट मिरर्स को भी स्टडी करें। अब इसमें देखें 2 बड़ी इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, करंट सिंकिंग और करंट सोर्सिंग। देखिए मैंने आपको बताया था पीएलसी के अंदर भी, जब आप पीएलसी हमने एक मरतबा ऑर्डर करनी थी तो वो हमसे ये पूछ रहा था भाई सिंक मॉड्यूल है या सोर्स मॉड्यूल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंक सोर्स। अच्छा, मसलन अब पहले भी देखें सिंकिंग, करंट सिंकिंग का मतलब है कि करंट डूब रहा है यहाँ पे, यानी वो समझने कि बैटरी से आया करंट, लोड से गुजर के, अब लोड से करंट गुजर के यहाँ पे सिंक हो रहा है, इसके अंदर सिंक हो रहा है। करंट की डायरेक्शन पे बस गौर करें, कन्वेंशनल करंट इसमें सिंक हो रहा है, डूब रहा है। और कहाँ ये लगा हुआ है? ग्राउंड के साथ लगा हुआ है। और लोड अब आपका कहाँ लगा हुआ है? बैटरी के साथ लगा हुआ है, यानी हाई पोटेंशियल पे लगा है। और ये पॉइंट इसके साथ लगा है, ये ग्राउंड के साथ लगा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा, दूसरी क्या है इसकी? करंट सोर्सिंग। सोर्सिंग में आप देखें कि आपका ये जो पहले नीचे ग्राउंड के साथ लग रहा था, अब ये ऊपर आगे लग जाएगा, ये बैटरी के साथ लग जाएगा और अब आपका लोड ग्राउंड के साथ लगेगा। सही है, समझ आ गई? ये सोर्सिंग का मतलब क्या है कि बैटरी से निकला करंट और ये अब फ्रॉम योर ट्रांजिस्टर टूवर्ड्स दी लोड, ये लोड में जा रहा है, अब ये लोड में डूब रहा है। तो सोर्स और सिंक हम इसके विद रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ये सिंक है और इसमें ये क्या है? सोर्स है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कन्फिगरेशन है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप ऑर्डर करते हैं कोई मटेरियल तो उसमें ये चीज़ अक्सर कुछ तो अब बाई डायरेक्शनली आ गई है, चाहे सोर्स हो या सिंक। मतलब बाई डायरेक्शनल का मतलब ये कि उसको जैसे मर्जी चला लो, चाहे सोर्स चला लो चाहे सिंक चला, होना ऐसे ही चाहिए। लेकिन कई मरतबा ऐसा नहीं होता, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपकी कन्फिगरेशन सर्किट की क्या है, सोर्सिंग की कन्फिगरेशन है या सिंकिंग की। यही कॉन्सेप्ट सेम आप इंस्ट्रूमेंटेशन में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। स्विच का जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन होती है ना, देखिए ऑटोमेशन क्या चीज़ है? व्हाट इज़ ऑटोमेशन? ऑटोमेशन, हम एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, हमारे ये सेंसर्स हैं, आँखें, स्मेल हम करते हैं, स्किन सेंसर, ये सारे सेंसर हैं। ये सिग्नल किसको दे रहे हैं? हमारे ब्रेन को। ब्रेन में एक सेट पॉइंट है कि भाई ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए जो मुझे पसंद है मेरी पसंद, मेरी पसंद, वो जो होता है ना, वो हमारा सेट पॉइंट है। तो उसके अगेंस्ट अगर कोई चीज़ हो तो फिर हमारे एक्चुएटर हिलते हैं, ज़बान हिलती है, हाथ हिलते हैं, ठीक है, टांगें हिलती हैं। इस तरह से वो फिर क्या करते हैं कि हमारे सेट पॉइंट को मीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्लोज लूप कंट्रोल, तो उसमें होता क्या है, ये जितने सेंसर्स होते हैं वो आपके आईज होते हैं ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और ये जाता है, इनका सिग्नल किसको जाता है? कंट्रोलर को जाता है। कंट्रोलर से सिग्नल निकल के किसको जाता है? एक्चुएटर्स को। उस एक्चुएटर से प्रोसेस इफेक्ट होता है, उस प्रोसेस इफेक्ट से फिर आपका जो पैरामीटर है जिसको आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, सेट पॉइंट से कंपेयर कर रहे होते हैं, वो वापस फीड में आता है, फीडबैक में आता है। तो ये पूरा एक क्लोज लूप कंट्रोल चलता है। तो अच्छा, एनी हाउ, तो ये सेंसर जो हम यूज़ करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आएगा करंट सिंकिंग या करंट सोर्सिंग का। अच्छा जी, अब बिकॉज द टेम्परेचर इज अ फैक्टर ऑफ डायोड इक्वेशन एंड वी वांट द टू पीएन जंक्शंस टू बिहेव आइडेंटिकली अंडर ऑल ऑपरेटिंग कंडीशंस, वी शुड मेंटेन द टू ट्रांजिस्टर्स एट एग्जैक्टली द सेम टेम्परेचर। दिस इज इजीली डन using easily done using discrete components by gluing the two transistor cases back to back। अब अगर आप बैक टू बैक ट्रांजिस्टर लगा देंगे तो जो भी टेम्परेचर होगा एम्बियंस के अंदर, वो दोनों का सेम ही होगा, इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा दोनों के अंदर। साथ साथ जुड़े हुए हैं ना ट्रांजिस्टर, क्योंकि टेम्परेचर की वेरिएशन से जो है वो इनका इस पे इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर। अच्छा जी, this is easily done by using discrete components by gluing the two transistors cases back to back if the transistors are manufactured together on a single chip of silicon, so called the integrated circuit, जिसको IC बोलते हैं। The designers should locate the two transistors close to one another to facilitate the heat transfer between them। The current mirrored circuit shown with the 2 NPN transistor is in the figure above A is sometimes called a current sinking type। Sinking type बता रहा है because the regulating transistor draws the current from the load। लोड से ट्रांजिस्टर में डूब रहा है ना करंट, ठीक है, फ्रॉम द लोड टू द ग्राउंड, sinking current, rather than forcing it to flow from the positive side of the battery to the load, sourcing current। If we wish to have a grounded load, a current sourcing mirror circuit, we may use PNP transistors like figure। तो ये भी देखें कि इसमें आप देखें कि ये PNP यूज़ हुए हैं, ठीक है, जो सोर्सिंग कन्फिगुरेशन में यूज़ हुए हैं। और लोड कहाँ लग रहा है? ग्राउंड के साथ लग रहा है ना, तो ये PNP यहाँ पे यूज़ हुए हैं। और यहाँ पे आप देखें ये NPN यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, ये सिंकिंग कन्फिगुरेशन है एंड दिस इज़ योर सोर्सिंग कन्फिगुरेशन। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। While resistors can be manufactured in ICs, it is easier to fabricate transistors। IC designers avoid some resistors by replacing the load resistors with the current sources।
ठीक है। A circuit like an operational amplifier built from discrete components will have a few transistors and many resistors. An integrated circuit version will have many transistors and a few transistors, few resistors. In figure below, 1 voltage reference Q1. अब ये देखें ये यहाँ से जो है ना, ये बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको आइडिया कि ये यहाँ से आप करंट को कंट्रोल करेंगे और सारा जो लोड्स आगे लगे होंगे उसमें वही करंट फ्लो करेगा जो आप यहाँ से सेट करेंगे थ्रू आर बाइस। ठीक है, इसको हम कह देंगे करंट मिररिंग। मिरर मतलब मिरर करना, उस जैसा, मतलब मिरर करना उसके उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन फिगर बिलो 1 voltage reference Q1 drives multiple current sources Q2, Q3 and Q4 if Q2, Q3 are equal area transistors। ट्रांजिस्टर्स में ये चीज़ आ जाती है, ये अपने ईडीसी में पढ़ी भी थी, WL करके मॉसफेटी में हम जब गए थे बहुत डेप्थ में, तो ट्रांजिस्टर की वो ये चीज़ें आ जाती है उसके इनसाइड ना, इंटरनली। तो इफ़ द ट्रांजिस्टर्स एरिया if Q2 and Q3 are equal area transistors, the load currents I load will be equal. If we need a 2 dot I load parallel Q2 and Q3, better yet fabricate one transistor say Q3 with twice the area of Q2. Current I3 will then be twice I2, यानी उसका आप एरिया बढ़ा दोगे तो उसमें से ज़्यादा करंट गुजर जाएगा। इन अदर वर्ड्स लोड करंट स्केल्स विद द ट्रांजिस्टर एरिया। ठीक है, तो ये देखें ये आपका जो है वो आर बाई से आप सेट करें। मल्टीपल करंट मिरर्स मे बी स्लेव्ड, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मेरे लेक्चर उसमें आप देखिएगा, ये जो स्काडा सिस्टम होता है ना आईपीसी में पढ़ेंगे, उसमें मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होती है। अच्छा, ये वर्ड अब चेंज निकल रहा है अब लिटरेचर से, मास्टर स्लेव वाला वर्ड ना, गुलाम वाला। मास्टर स्लेव में ये होता है कि मास्टर जब तक उसको सिग्नल नहीं देगा स्लेव्स काम नहीं करेंगे। मास्टर से सिग्नल जाएगा फिर स्लेव्स उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इस केस में मास्टर क्या बन रहा है, वो जो आर बाइस वाला वो मास्टर है, वो सेट करेगा ना, बाकी सारे क्या हैं, स्लेव्स हैं। लेकिन ये मास्टर स्लेव वाली जो वर्ड है ना, ये वर्डिंग अब इसको निकाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, मल्टीपल करंट मिरर्स मे बी स्लेव्ड फ्रॉम अ सिंगल Q1 आर बाइस वोल्टेज सोर्स। अ करंट मिरर, ये इसकी समरी है जी। अ करंट मिरर इज अ ट्रांजिस्टर सर्किट दैट रेगुलेट्स द करंट थ्रू अ लोड रेजिस्टर। ठीक है, resistance and the regulation point is set by a simple resistor adjustment. Transistors in a current mirror circuit must be maintained at the same temperature for precise operation. While using discrete transistors, you may glue their cases together to do this. Current mirror circuits may be found in two basic varieties: the current sinking configuration, where the regulating transistor connects the load to the ground, and the sourcing configuration, where the regulating transistor connects the load to the positive terminal of the battery power supply. सही है, सिंकिंग सोर्सिंग। अच्छा जी, अच्छा, करंट मिरर्स विद एमीटर रेजिस्टर्स। अब इसमें ज़रा हम मज़ीद उसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं कि हमारे जो करंट मिरर सर्किट्स हैं उसको हम कैसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे मज़ीद स्टेबल बना सकते हैं। तो वन सोल्यूशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द करंट ओवर मल्टीपल ओवर द कंप्लायंस रेंज इज़ टू इंट्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू द एमीटर ऑफ ईच ट्रांजिस्टर। Typically, these resistors are chosen to have a few tenths of a voltage drop across them. ठीक है, तो ये अगर आप लगा लेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि इससे एमिटर रेजिस्टेंस से स्टेबिलिटी में इजाफा होता है, लेकिन इसका नुकसान वो हमने भी पढ़ा, इसका गेन में इजाफा हो जाता है ना, तो फिर हम बाईपास कैपेसिटर लगा के इसको शॉर्ट करवा लेते हैं। कॉमन एमीटर हमने पढ़ा ना, कॉमन एमीटर पढ़ा है, फिर एक कॉमन एमीटर विद एमीटर डिग्रेडेशन जिसमें RE लग जाती है एमीटर के साथ। ठीक है, तो यानी हाँ, यहाँ पे भी हम अगर हम देखें कि यहाँ पे भी स्टेबिलिटी में इजाफा हो रहा है। ठीक है, वेरिएशंस जो आ रही हैं ट्रांजिस्टर में, इसकी जो फंक्शनिंग में वो कम हो जाती हैं। टिपिकली दीज रेजिस्टर्स आर चोजन टू हैव अ फ्यू टेंस ऑफ अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑफ देम, फ्यू टेंस ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस देम। तो ये देखें, प्रोग्रामिंग करंट I1 क्या है, प्रोग्रामिंग करंट है जिसको आप, मास्टर है आपका जिससे आप जिसको कंट्रोल कर रहे हैं। और कंट्रोल्ड करंट कौन सा है, मिरर करंट, वो कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो और इसमें आप देखें कि इन दोनों की आपने बेस को कॉमन किया हुआ, टाई किया हुआ इकट्ठा। अच्छा जी, और आरी लगा दी है। Current mirror transistor circuits with emitter resistors. For this circuit, both emitter resistors and transistors need to be matched. This is obviously easy for the resistors where close tolerance resistors are easily available. करीब करीब होना चाहिए। Next आता है जी Wilson current mirror circuit. Another variation of the basic current mirror circuit is referred to as Wilson mirror or Wilson current mirror. Within the circuit, a third transistor is introduced. This transistor, shown as TR3 in the diagram, keeps the collector of TR1 at a voltage equivalent to 2 voltage diode drops below the real voltage VCC. तो ये इसमें हमने जो है वो अगेन एक ट्रांजिस्टर इसमें ऐड कर दिया। और तो ये मज़ीद स्टेबल एक सर्किट है आपका, विल्सन करंट मिरर सर्किट इसको कहते हैं।
दिस इज़ नाउ योर प्रोग्रामिंग करंट। और ये जो आपका क्या है, मिरर्ड करंट है, सही है। तो इसमें 3 ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं, TR1, TR2 और एक TR3। मिरर्ड करंट वाले में एक ट्रांजिस्टर और फिट कर दिया। अच्छा जी। ऑल्सो द ट्रांजिस्टर विदाउट द शॉर्ट सर्किट कलेक्टर बेस कनेक्शन बिकम्स द प्रोग्रामिंग टर्मिनल। करंट मिरर सर्किट्स आर वेरी यूजफुल, ठीक है, especially within the integrated circuits. The components can easily be incorporated into the design for the little cost. As such, they enable balanced currents to be supplied to the circuits like differential pairs and the like, and this ensures that their operation is improved further. Current mirrors are not widely used outside IC technology in view of the additional number of components required, but nevertheless, the principles are the same in both discrete form and when used within the ICs. अच्छा, अब इसका एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। द बीजेटी करंट मिरर इन द फिगर 3, ये एक फिगर है, फिगर 3। अच्छा जी, हैज़ IS 1 फेम2 एम्पेयर, 10 की पावर -15 होता है ना फेम2। अच्छा, और बीटा उसका 100 है। VA ये क्या चीज़ है, अर्ली इफेक्ट वोल्टेज। इससे हम क्या निकालते हैं, RCE। RC इज इक्वल टू VA ओवर ICQ, पता है ना इसमें, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा जी, VA इज 50 वोल्ट फॉर अ VCC 5 वोल्ट, डिटरमिन R एंड I रेफरेंस सच दैट I नॉट इज 0.5 एम्पेयर। ये जो I नॉट है, ये वाला, ये आपका क्या है, ये आपका मिरर्ड करंट है। ये आपका प्रोग्रामिंग करंट है, जिसको आप प्रोग्राम करेंगे। तो हमने अब R निकालनी है, R, ठीक है, सही है। Q1 Q2 दो ट्रांजिस्टर्स में लगे। I नॉट कितना है, 0.5। V नॉट कितना है, 2 वोल्ट। V नॉट कितना है, 2 वोल्ट। अच्छा, और डिटरमिन दी I नॉट व्हेन V नॉट चेंजेस टू 5 वोल्ट। अगर V नॉट 2 से 5 हो जाता है, अब इसको डिटरमिन करें। तो इसके अंदर जनाब ये फॉर अ VCC स्पेसिफिकेशन में किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे I रेफरेंस है ना, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू IC प्लस। अच्छा, यहाँ पे देखिए करंट इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है, ऐसे ही है। तो 2IB स्प्लिट हो रहा है, देखना ये IB1 कह लें, इसको IB2 कह लें। चूंकि ये दोनों ट्रांजिस्टर एक जैसे हैं ना, तो दोनों का IB सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाला क्या हो जाएगा, IB यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2IB। किरचॉफ का करंट लॉ लगाएं, 2IB, IB 2IB और यहाँ पे IC। तो ये वाला जो करंट है, I रेफरेंस दिस इज इक्वल टू IC प्लस 2IB, IC प्लस 2IC ओवर बीटा। बीटा गिवन है हमें, बीटा कितना गिवन है, 100, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करें, IC कॉमन निकालें, बीटा को इधर ले जाएं, तो 2 प्लस बीटा ओवर बीटा, ठीक है। तो आई रेफरेंस इज I नॉट बीटा प्लस 2 ओवर बीटा। तो आई रेफरेंस कितना है, यहाँ पे निकलता है 0.5 मिली एम्पेयर। 100 प्लस 2 ओवर 100, 0.5 मिली। हाँ ठीक है, इस तरह जो है इसने करंट, किरचॉफ के करंट लॉ से इसको निकाला हुआ है, सही है। इस तरह भी आप अच्छा, इसमें देखें आई रेफरेंस इज इक्वल टू IC प्लस 2IB, ठीक है। उसके बाद इसको फर्दर आपने सॉल्व करके ये 0.5 100 प्लस 2 ओवर 100, ये कितना आ रहा है, 0.5 मिली इंटू 1.02। तो ये आपका आ रहा है 0.51 मिली, 0.51 मिली एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। ये I नॉट है ना, I नॉट। तो ये आई रेफरेंस कितना है, आई रेफरेंस इज बेसिकली इक्वल टू 0.5 मिली। अब वही जो मैंने पहले आपको बताया कि इस पे वो करंट वाला फार्मूला लगाते हैं कि ये करंट जो है इट इज इक्वल टू V1 माइनस V2 ओवर R। तो हमने R निकालनी है ना बेसिकली, तो R को इधर ले जाएं, आई रेफरेंस नीचे आ जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 0.7 और 0.51 मिली, तो ये आपका आ जाएगा 8.43 किलो हम। डायरेक्ट अगर आप निकाल लेते हैं, आप कहते हैं कि जी आई रेफरेंस अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू I नॉट, उससे भी आपकी R निकल आएगी करीब करीब। लेकिन ये ज़रा ज़्यादा एग्जैक्ट मेथड है कि आई रेफरेंस को उसने बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि एग्जैक्टली कैलकुलेट किया है। आई बीज के इफेक्ट को भी इसमें उसने इंक्लूड कर दिया, 2IB, 2 टाइम्स IB उसने इसमें इंक्लूड किया। तो जिसकी वजह से ये कितना था, 0.5 था, तो ये कितना निकला, 0.51 मिली एम्पेयर, ठीक है। ये बड़ा एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसने की हुई है, ठीक है। तो ये सही है, 0.51 है, वो यहाँ रखें। VCC माइनस VB ओवर R इज इक्वल टू आई रेफरेंस। तो R इज इक्वल टू 5.5 माइनस 0.7 और 0.51 मिली एम्पेयर। तो यहाँ से R आपका आ गया 8.43। अब V नॉट अगर चेंज करता है 2 से 5 वोल्ट, अगर चेंज कर जाता है तो क्या होगा कि आपका दी वैल्यू, अच्छा जी, as the V naught changes from 2 to 5 volt, then the value of TI reference remain unchanged and beta is also fixed. So there will be therefore I naught remains unchanged.
तो आई नॉट आपका 0.5 मिली ही रहेगा। अगर आपका वी नॉट चेंज भी हो जाएगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये था जनाब एक करंट मिरर का एक सिंपल सा प्रॉब्लम, ठीक है, कि ये कैसे जो है वो हम इसको चला रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है जी इम्पिडेंस मैचिंग का। इम्पिडेंस मैचिंग क्या होती है जी? The term impedance matching is rather straightforward. It's simply defined as the process of making one impedance look like another. ये आपने वो थ्योरम पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जिसमें मैक्सिमम पावर लोड से सोर्स पे तब जाएगी जब इम्पिडेंसेस मैच करेंगी। Frequently, it becomes necessary to match a load impedance to the source or internal impedance of a driving source. A wide variety of components and circuits can be used for impedance matching. This series summarizes the most common impedance matching. अच्छा जी, rationale and concept क्या होता है जी? maximum power transfer theorem जो आपने पढ़ा हुआ है, it says that to transfer the maximum amount of power from a source to a load, the load impedance should match the source impedance in the basic circuit. A source may be DC or AC and its internal resistance Ri or generator output impedance Zg drives a load resistance RL or impedance ZL. तो आर एल अगर आर आई के बराबर है, या देखें अगर रेजिस्टिव है तो आर आ जाएगा, अगर उसमें फ्रीक्वेंसी वाली भी रेजिस्टेंस आ रही है, इंडक्टिव है या कैपेसिटेंस है अगर उसके अंदर, तो वो जेड में हो जाएगा ना। जेड आपको पता है आर प्लस जे एक्स एल माइनस जे एक्स सी, ये आपको पता है ना। एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल और एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, यानी अगर ए सी में चले जाएँ तो फिर एक्स एल और एक्स सी का इफेक्ट भी उसमें आ जाएगा, ठीक है, तो वो जेड में चेंज हो जाएगी। तो इम्पिडेंस मैचिंग में यही है, इंटरनल और आउटपुट इम्पिडेंस जेड आर आई और जेड जी। तो और उसके बाद लोड की क्या है, आर एल और जेड एल, ये अगर मैच कर जाएंगी तो क्या होगी, आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। इम्पिडेंस मैचिंग इसको हम कहते हैं। Maximum power is transferred from a source to a load when the load resistance equals the internal resistance of the source. A plot of the load power versus the load, ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इंटरव्यू के अक्सर सवालों में ये पूछा जाता है, ये पूछा जाने वाला मोस्ट वाइडली क्वेश्चन है। अगर आप जॉब इंटरव्यू देते हैं, एकेडमिया में देते हैं अगर आप, ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे भाई ये क्या होता है, ठीक है। Plot of the load power versus load resistance reveals that matching load and source impedances will achieve maximum power. यहाँ पे देखें ये मैक्सिमम यहाँ पे पावर है, जहाँ कहाँ पे मैक्सिमम है, जहाँ पे आर एल इज इक्वल टू आर आई। इससे पीछे भी मैक्सिमम से कम है और इससे आगे भी मैक्सिमम से कम है। Varying the load resistance on a source shows that the maximum power to the load is achieved by matching the load and source impedances as this time efficiency is efficiency 50% होती है आपकी इस टाइम पे, 50% हो जाएगी ना। वोल्टेज डिवाइडर लॉ लगा ले, इक्वली डिवाइड हो रहा होगा आपका, यानी इसमें और इसमें इक्वल डिवाइड हो जाएगी। अच्छा जी, a key factor of this theorem is that when the load matches the source, the amount of power delivered to the load is the same as the power dissipated in the source. Therefore, the transfer of the maximum power is only 50% efficient. यानी ये इसकी efficiency maximum कितनी है, 50% है, ठीक है, बाकी से कम ही होगी। The source must be able to dissipate this power to deliver maximum power to the load. The generator has to develop twice the desired output power. अच्छा जी, डिलीवरी ऑफ द पावर, यानी द सोर्स मस्ट बी एबल टू डिसिपेट दिस पावर टू डिलीवर मैक्सिमम पावर टू द लोड। द जनरेटर हैज़ टू डेवलप ट्वाइस द पावर, 50% एफिशिएंसी है ना, तो अगर आपको अंडर आगे इसके 100% चाहिए तो इसका मतलब इसको उससे डबल करनी पड़ेगी जनरेटर को अपनी आउटपुट, ठीक है। डिलीवरी ऑफ द मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ सोर्स टू अ लोड अकर्स फ्रीक्वेंटली इन द इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन। वन एग्जांपल इज व्हेन द स्पीकर इन एन ऑडियो सिस्टम रिसीव्स अ सिग्नल फ्रॉम अ पावर एम्पलीफायर। मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड व्हेन द स्पीकर इंपेडेंस मैचेस द आउटपुट इंपेडेंस ऑफ द एम्पलीफायर, ठीक है। Power amplifier. While this is theoretically correct, it turns out that the best arrangement is for the power amplifier impedance to be less than the speaker impedance. ठीक है, the reason for this is the complex nature of the speaker as a load and its mechanical response. तो theoretically क्या है कि theoretically जो है ये दोनों जब मैच करेंगे ना impedances, स्पीकर की इम्पिडेंस एम्पलीफायर की आउटपुट इम्पिडेंस से जब मैच करेगी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी आपकी। तो अब जैसे इसमें देखें जेड जी, इसमें जो आपको नज़र आ रहा है इट इज़ लेस देन 1 ओम और स्पीकर आपका कितना है 8 ओम। तो अनमैच इम्पिडेंसेस प्रोवाइड द बेस्ट एम्पलीफायर एंड स्पीकर परफॉर्मेंस। इसमें इसको थोड़ा सा कम रखा है, उसकी रीज़न ये बता रहा है, द रीज़न फॉर दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द स्पीकर एज द लोड एंड इट्स मैकेनिकल रिस्पॉन्स। अच्छा जी, another example involves the power transfer from one stage to another in a transmitter. The complex R plus JX input impedance of the amplifier B should be matched to the complex output impedance of the amplifier A
It is crucial that the reactive components cancel each other. On the other example is the delivery of the maximum power to the antenna. Here the antenna impedance matches the transmitter output impedance. जैसे ये एंटेना अगर है तो उसकी जो impedance होगी वो इसके साथ क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए. तो ये देखें, the impedances in the radio frequency transmitters must be matched to the pass maximum power from stage to stage. Most impedances include inductances and capacitances that must also be factored into the matching process. ठीक है जी. अच्छा, अब ये देखें ट्रांसमीटर आउटपुट एम्पलीफायर है 50 ओम आ रही है, यहाँ पे एंटीना की कितनी आ रही है 50 ओम. तो अब आपकी जो यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ये कहेगा कि अब मैक्सिमम पावर आपकी क्या हो रही है, आगे ट्रांसफ़र होगी. ठीक है, तो एंटेना इम्पीडेंस मस्ट इक्वल टू दी ट्रांसमीटर आउटपुट इम्पीडेंस टू रिसीव दी मैक्सिमम पावर. तो ये बेसिकली इसको इम्पीडेंस मैचिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि इम्पीडेंस मैचिंग क्यों ज़रूरी होती है. इम्पीडेंस मैचिंग इसलिए ज़रूरी होती है टू ट्रांसफ़र मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू द लोड. ये आपने ज़हन में रखना है. ओके, और इसका ग्राफ आपने देखा था कैसे आता है कि मैक्सिमम पावर कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, जहाँ पे दोनों बराबर हैं, और मैक्सिमम कितने % हो सकती है, 50% हो सकती है. ठीक है, तो ये था अब तक के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.